नमस्कार विद्यार्थियों। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के वीडियो व्याख्यान में मैं डॉक्टर डुलेश्वरी टेमरे, राजनीति विज्ञान विभाग, शासकीय महाविद्यालय लामता आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है 19वीं सदी के प्रमुख सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इलेक्टिव पेपर के यूनिट 1 के मॉड्यूल नंबर 1.3 का टॉपिक है, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आज हम 19वीं सदी के प्रमुख सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के बारे में समझेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में इन सामाजिक धार्मिक आंदोलनों का क्या योगदान था, इसके बारे में समझेंगे। पिछले अध्याय में हमने 19वीं सदी के प्रमुख सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज और यंग बंगाल आंदोलन का अध्ययन किया है। इस मॉड्यूल के अंत में हम 19वीं सदी के प्रमुख सामाजिक और धार्मिक आंदोलन को समझ पाएंगे। प्रमुख सामाजिक और धार्मिक संगठनों के सुधार आंदोलनों में योगदान का विश्लेषण कर पाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के महत्व को जान पाएंगे। भारत में 19वीं सदी के दौरान ऐसे सामाजिक सुधारक हुए जिन्होंने भारत में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, और इन सुधारकों के लगातार प्रयासों से समाज में क्रांति का भाव जागृत हुआ। धार्मिक सुधार आंदोलनों से भारतीयों के मन में अधिक आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ साथ देश के प्रति गर्व का भाव जागा। उनके मन में राष्ट्रवाद की भावना को बल मिला, और इन सुधारकों का यह मानना था कि धर्म और समाज आपस में जुड़े हुए हैं। इसीलिए लोगों को जागृत करने के लिए, जनता को जगाने के लिए, उनमें जागरूकता फैलाने के लिए इनकी स्थापना आवश्यक है। और इन आंदोलनों के माध्यम से लोग एक दूसरे के संपर्क में आए और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में उन्होंने अपना योगदान दिया। आइए हम सबसे पहले सत्यशोधक समाज के बारे में समझते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी। सत्यशोधक समाज का अर्थ होता है सत्य की खोज, अर्थात सच की खोज, जिसकी स्थापना 24 सितंबर 1873 को की गई थी। महात्मा ज्योतिबा फुले ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए इस समाज की स्थापना की थी। इन्होंने निम्न वर्ग में शिक्षा के प्रसार के लिए अनेक स्कूल और अनाथालयों की स्थापना की थी। इन्होंने भारत में बालिका शिक्षा के लिए पहला विद्यालय खोला था। इनका मानना था कि मंदिर का मतलब होता है मानसिक गुलामी का रास्ता, और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का रास्ता। और यह उन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में उल्लेख किया था। इन्होंने सभी धर्मों, सभी वर्गों के अनाथों तथा कमजोर वर्ग एवं स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए कार्य किया। सत्य शोधक समाज के माध्यम से इन्होंने सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। जाति प्रथा, स्त्री पुरुष समानता और विश्वास के साथ समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध सामाजिक परिवर्तन की जरूरत भारत में शताब्दियों से रही है। और महात्मा ज्योतिबा फुले के इस आंदोलनों में उनके द्वारा स्थापित समाज की बड़ी भूमिका थी। और जब महात्मा ज्योतिबा फुले की मृत्यु हो गई
तो उनकी पत्नी श्रीमती सावित्रीबाई फुले ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इस आंदोलन के जो उद्देश्य थे वे इस प्रकार से थे। शूद्रों, अति शूद्रों, पुजारी, पुरोहित, सूदखोरों आदि को सामाजिक और सांस्कृतिक दास्ता से मुक्ति दिलाना, समाज में कमजोर वर्गों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, सामूहिक हितों की प्राप्ति के लिए एकजुटता का भाव जागृत करना, धार्मिक और जाति आधारित उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना, सामाजिक परिवर्तन के घोषणा पत्र को लागू करना। इन्होंने स्वयं शादी विवाह जैसे संस्कार में ब्राह्मण की जगह खुद पूजा करवाई। इस प्रकार सत्यशोधक समाज के द्वारा भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का काफी हद तक प्रयास किया गया और आगे चलकर सत्यशोधक समाज के द्वारा किए गए कार्य से राष्ट्रीय आंदोलन के लिए लोगों के मन में सामाजिक समरसता का भाव जागृत हुआ और पूरे भारत में इस आंदोलन का प्रभाव देखने को मिला। महात्मा ज्योतिबा फुले के इस आंदोलन से भारत के लोग, कमजोर निम्न वर्ग के लोग एक दूसरे के समक्ष आए और समाज में भेदभाव को दूर करने का काफी हद तक इन्होंने प्रयास किया। आइए हम अब अलीगढ़ आंदोलन के बारे में समझते हैं। अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। सर सैयद अहमद खां मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से थे जिनका भारतीय मुस्लिम संप्रदाय के विकास में योगदान रहा। उन्होंने अपने विचारों से न केवल तत्कालीन पीढ़ी को प्रभावित किया बल्कि वे भारत के राजनीतिक पटल पर भी छाए रहे। जिस प्रकार राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद ने हिंदुओं के धार्मिक और सामाजिक उत्थान के लिए सुधारवादी कार्य किए, ठीक उसी प्रकार सर सैयद अहमद खां ने भारत में मुसलमानों के उत्थान के लिए सामाजिक और धार्मिक आंदोलन का सूत्रपात किया और जहां प्रारंभ में एक राष्ट्रवादी और मुस्लिम एकतावादी के रूप में प्रकट हुए थे, बाद में यही एक प्रतिक्रियावादी बन गए। 1857 की क्रांति के बाद सर सैयद अहमद खान ने महसूस किया कि पश्चिमी विज्ञान और शिक्षा के अभाव में भारतीय, विशेषकर मुसलमान अपना उत्थान नहीं कर सकते। पश्चिमी शिक्षा ही उनकी अज्ञानता और उदासीनता को दूर कर उन्हें उन्नति के पथ पर अग्रसर कर सकती है। अतः भारतीय मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने मुसलमानों को उनकी धार्मिक पाठशालाओं से निकालने का प्रयास किया और मुसलमानों के व्यक्तित्व विकास संभव के लिए उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल खोला जो बाद में एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज के रूप में विकसित हुआ और यही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। इस विश्वविद्यालय में जहां मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास में योगदान दिया और यहीं से अलीगढ़ क्रांति की शुरुआत हुई। इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो ये था कि इस्लाम में सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, शिक्षा को बढ़ावा देना और पीर मुरीदी प्रथा को समाप्त करना। पीर मुरीदी प्रथा उस समय ये था कि पीर लोग अपने आप को सूफी मानते थे
और अपने मुरीदों को कुछ रहस्यमय शब्द देकर गुरु बन जाते थे। उन्होंने दास प्रथा को इस्लाम के विरुद्ध बतलाया और अपना इन विचारों का प्रचार प्रसार तहजीबुल अखलाक, सभ्यता और नैतिकता के द्वारा किया। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भारतीय मुसलमानों की राजनीतिक एवं सामाजिक में स्थानीय महत्वपूर्ण योगदान दिया और 19वीं सदी के अन्य शक्तिशाली कम अनुकूलनी आंदोलन की तुलना में इस आंदोलन का प्रभाव भारतीय समाज पर, विशेष रूप से मुस्लिम समाज पर काफी हद तक पड़ा और अपने समय के कई आंदोलनों को काफी हद तक इसने प्रभावित किया। 19वीं शताब्दी के दौरान अन्य सामाजिक धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ और उन आंदोलनों में अलीगढ़ आंदोलन भी एक था और इसी आंदोलन से प्रेरित होकर के अप्रत्यक्ष रूप से उस्मानिया विश्वविद्यालय, ढाका विश्वविद्यालय, अंजुमन तरक्की जैसे संस्थानों प्रभावित हुए। इस प्रकार से यह आंदोलन सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में चलाया गया एक इस्लामी आंदोलन था और यह 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुसलमानों के धार्मिक सुधार के उद्देश्य से चलाया गया था। अब हम थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में समझेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 17 नवंबर 1875 को मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के अमेरिका में किया था और 1879 में इसका मुख्यालय इन्होंने बंबई में स्थानांतरित किया था। इसके जो 1897 में कर्नल अलकाट की मृत्यु के बाद इस समाज के जो अनुयायी थे वे ईश्वरीय ज्ञान, आत्मिक हर्षोल्लास और अंतर्ज्ञान द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे। ये लोग पुनर्जन्म तथा कर्म में विश्वास करते थे। इनका विश्वास आध्यात्मिक था। इस प्रकार से यह आंदोलन भी हिंदू पुनर्जागरण का भाग बन गया। एनी बेसेंट मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की की मृत्यु के बाद भारत आई और वह भारतीय विचारों से भलीभांति परिचित थी। वह वेदांत में विश्वास रखती थी। वह धीरे धीरे हिंदू बन गई और वह भोजन, वस्त्र, मेल मिलाप और सामाजिक शिष्टाचार से ही नहीं बल्कि भारत में पूरे हिंदू के रंग में रंग गई, जिसके फलस्वरूप लोगों में आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की भावना जागृत हुई और मिसेस एनी बेसेंट के प्रयासों से यह आंदोलन लोकप्रिय हो गया। इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो ये था कि विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना, वसुधैव कुटुंब के आधार पर धर्म और दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन करना, प्रकृति के अज्ञात नियमों तथा मानव में अंतर्निहित शक्तियों का अनुसंधान करना। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था कि भारत की जरूरत राष्ट्रीय भावना का विकास करना है तथा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का विकास करना है जो भारतीयों के आदर्श पर आधारित हो और पश्चिम की सोच और संस्कृति पर आधारित नहीं हो। उन्होंने भारत में हिंदू धार्मिक विचारों पर शोध किया, हिंदू धर्म ग्रंथों का प्रकाशन किया, जिससे भारत के बौद्धिक जागरण की प्रक्रिया में मदद मिली। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने ही आध्यात्मिक सिद्धांतों की महानता को स्थापित किया और शिक्षित भारतीय युवाओं के मन में एक राष्ट्रीय गौरव को पैदा किया, जिसने राष्ट्रीयता की आधुनिक अवधारणा को जन्म दिया।
भारतीय मुसलमानों को भी काफी हद तक प्रभावित किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने यह स्थापित किया कि भारत और हिंदुत्व की रक्षा केवल भारतीय ही कर सकते हैं। हम बाहरी लोग चाहे आपकी कितनी भी प्रशंसा क्यों न करें, लेकिन आपका उद्धार आप ही के हाथों में है। जब इस प्रकार की प्रशंसा एक विदेशी के मुख से भारतवासियों ने सुनी, भारतवासियों ने अपने संस्कृति का गुणगान सुना, अपने धर्म के बारे में सुना, तो उनका अपने धर्म के प्रति विश्वास बढ़ा और उनके मन में राष्ट्रवाद की भावना को बल मिला और वे इससे प्रेरित होकर के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने अपना योगदान दिया। इस प्रकार से थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आइए अब हम भारत सेवक समाज के बारे में समझेंगे। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 12 जून 1905 में की गई थी, ताकि देश के नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राजनीति में उदारवादियों के सिरमौर थे। उनकी महानता इस बात में थी कि वे राजनीति में नैतिक मूल्यों को उन्होंने स्थान दिया था। उग्रवादियों के प्रतिरोध के बावजूद भी बड़े ही धैर्य और संयम के साथ वे संवैधानिक मार्ग पर चले। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक एवं सुधारक थे। उन्होंने वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को भारत का महत्वपूर्ण अंग माना था। वे राजनीति और नैतिकता में कोई भेद नहीं समझते थे। उन्होंने भारतीय राजनीति को अपने उच्च चरित्र और आदर्शों से प्रभावित किया था। उन्होंने अपने जीवन में निम्न सिद्धांतों को आजीवन अपनाया। उनके सिद्धांत थे सत्य के प्रति अड़िग रहना, अपनी भूल को स्वीकार करना, अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान रहना, नैतिक आदर्शों के प्रति आदर भाव रहना। भारत सेवक समाज का उद्देश्य भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक ढंगों से भारतीय जनता के हितों को प्रोत्साहन देना था। राजनीति का आध्यात्मिकरण करना, भारत के सभी वर्गों और समुदाय के बीच सद्भाव स्थापित करना, महिला और दलितों की शिक्षा को बढ़ावा देना, धार्मिक भावना से प्रेरित होकर मातृभूमि की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करना, सार्वजनिक जीवन को सुदृढ़ता प्रदान करना और राजनीति, शिक्षा और आंदोलन को संगठित करने का प्रयत्न करना, मातृभूमि के लिए प्रेम की भावना उत्पन्न करना, भारत के ब्रिटिश के साथ संबंधों को बनाए रखना, ब्रिटिश साम्राज्य के तहत भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। ये इन उद्देश्यों से प्रेरित होकर के भारत सेवक समाज में ऐसे प्रचारक तैयार हुए जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत सेवक समाज में जैसे कि श्रीनिवास शास्त्री, जी.के. देवधर, एन.एम. जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान सेवक प्रदान किए। ये भारत सेवक समाज नामक संस्था से प्रशिक्षित हुए और संस्था के सदस्य के रूप में अपनी सेवा प्रदान करते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। देशभक्ति की सोच को विकसित करने में भारत सेवक समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब इस संस्था की स्थापना की गई थी तो
आशा की कि भारत में ऐसे लोगों को तैयार और प्रशिक्षित किया जाएगा जो सभा के कार्यों को आध्यात्मिक लक्ष्य मानकर पवित्र यज्ञ की भांति संपन्न करे और भारत के विभिन्न प्रांतों के योग्य और शिक्षित व्यक्ति आगे आए। इसी से प्रेरित होकर के गांधी जी ने कहा था कि भारत सेवक समाज के इन उद्देश्य से गोखले के राजनीतिक आध्यात्मिकरण का स्वरूप स्पष्ट होता है और गांधी जी गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अब हम आत्मसम्मान आंदोलन के बारे में समझेंगे। आत्मसम्मान आंदोलन दक्षिण भारत में चलाया गया एक सुधार आंदोलन था। यह आंदोलन ब्राह्मणों के वर्चस्व को तोड़ने के लिए पेरियार के द्वारा अन्य पिछड़ी जातियों और अछूतों के साथ मिलकर चलाया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी, मगर औपचारिक रूप से इसका आरंभ वर्ष दिसंबर 1925 के अंत में एवं जनवरी 1926 के प्रारंभ में माना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस आंदोलन का जन्म पेरियार की रचना उदी अरासू की प्रकाशन तिथि से माना जाता है। पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन के माध्यम से दलित, पिछड़े, कमजोर वर्ग, हरिजनों को सहयोग दिया और वाइकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया। वाइकोम सत्याग्रह केरल में चलाया गया था। आत्मसम्मान आंदोलन का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए पेरियार लिखते हैं कि आत्मसम्मान आंदोलन का मकसद उन ताकतों का पता लगाना है जो हमारी प्रगति के मार्ग में बाधक है। यह उन ताकतों का मुकाबला करेगा जो समाजवाद के खिलाफ काम करती है। यह समस्त धार्मिक प्रतिक्रियावादी ताकतों का विरोध करेगा। ब्राह्मणवादी शोषण के विरुद्ध फुले ने सामाजिक न्याय को समर्पित आंदोलन की जो नींव महाराष्ट्र में रखी थी, ठीक उसी प्रकार से पेरियार का आत्मसम्मान आंदोलन दक्षिण भारत का विस्तार था। आत्मसम्मान आंदोलन का उद्देश्य धर्म, जाति और पुरोहितवाद के विरुद्ध समाज में लोक चेतना लाना था। जाति, धर्म और ईश्वर को लेकर भ्रम को दूर करना था। मनुष्य को उसके श्रम का पूरा लाभ मिलना चाहिए। मनुष्य को किसी भी कारण से किसी का दास नहीं होना चाहिए। मनुष्य को अपने ज्ञान, तर्क और भावनाओं, विश्वास के साथ जीवन जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आत्मसम्मान आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम पेरियार के अपने स्वयं के अनुभव थे। अंतरजातीय विवाह का मुद्दा हो जो स्त्री मुक्ति से जुड़ा था, उसको सुलझाने का उन्होंने हर संभव प्रयत्न किया। आत्मसम्मान आंदोलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पेरियार ने नामकरण जैसी पारिवारिक प्रथा को भी सार्वजनिक बना दिया। विवाह कराते समय या कई ऐसे कार्यक्रम जिनमें पुरोहित की जरूरत पड़ती थी, तो स्वयं पेरियार पुरोहित बन जाते थे। इस प्रकार से दक्षिण भारत में जो वे एक राष्ट्रवादी सुधारक थे और उनका कार्य क्षेत्र तमिल था। उन्होंने नारा दिया था, तमिलनाडु तमिलों के लिए है, और उन्होंने इस प्रकार से सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया, जिससे कि लोगों के मन में आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई और इसी आत्मसम्मान से वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में
अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सामने आए। आइए अब हम यहाँ ये समझने का प्रयास करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों का क्या महत्व था। तो आधुनिक भारत के निर्माण में जिन आंदोलनों की प्रमुख भूमिका रही, उनसे जनता के मन में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई और इन सुधार आंदोलनों ने भारतीयों को आधुनिक दुनिया के साथ जोड़ा। वे एक दूसरे के संपर्क में आए और लोगों का एकजुट होना ही भारतीय राष्ट्रीयता के उदय के कारणों में महत्वपूर्ण साबित हुआ। भारतीय पुनर्जागरण में इन आंदोलनों का अमूल्य योगदान दिया, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। राष्ट्रीय आंदोलनों में इन आंदोलनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के माध्यम से लोगों के मन में राष्ट्रीय भावना की भावना जागृत हुई, जिससे उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारिता सुनिश्चित की और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए हमने इस मॉड्यूल में क्या क्या सीखा, इसके बारे में जानते हैं। हमने इस मॉड्यूल के अंतर्गत प्रमुख सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत सत्यशोधक समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, अलीगढ़ आंदोलन, भारत सेवक समाज और आत्मसम्मान आंदोलन का उल्लेख किया। इन सुधार आंदोलनों के उद्देश्य को समझा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों का किस प्रभाव पड़ा, उसको जानने का हमने प्रयास किया। अंतरजातीय विवाह, पुरोहित का कार्य आदि विषयों पर हमने प्रकाश डाला। भारत समाज सेवक के अंतर्गत ऐसे नौजवान आगे आए जिन्होंने सुधार के कार्यों को आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया। इन आंदोलनों के माध्यम से राष्ट्र प्रेम, आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई और आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया, उनके बारे में समझा। आंदोलन के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का जो प्रयास किया गया, उसके बारे में हमने समझा। मुस्लिम समाज और हिंदू समाज में व्याप्त अंधविश्वास को दूर करने के लिए आंदोलन कारगर साबित हुए और आधुनिक भारत के निर्माण में आंदोलनों का महत्वपूर्ण स्थान रहा। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 19वीं सदी के प्रमुख सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों को समझने का प्रयास किया। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया। आप निम्नलिखित लिंक एवं पुस्तकों का अध्ययन करके राष्ट्रीय 19वीं सदी के प्रमुख सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों के बारे में और अधिक जान सकते हैं। आइए अब हम कुछ प्रश्न लेकर के आते हैं, आपके सामने रखते हैं, जिसका आपको उत्तर देना है। हमारा पहला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना कब की गई? इसके ऑप्शन है 1906, 1905, 1920, 1985। इसका सही उत्तर है 1905। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसने आगे बढ़ाया? इसके ऑप्शन है कर्नल अलकाट, मैडम ब्लावत्स्की, एनी बेसेंट, तिलक। इसका सही उत्तर है एनी बेसेंट। हमारा तीसरा प्रश्न है, आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? महात्मा ज्योतिबा फुले, पेरियार, महात्मा गांधी, गोखले। इसका सही उत्तर है पेरियार। अलीगढ़ आंदोलन दक्षिण भारत में हुआ, यह सत्य है या असत्य? यह असत्य है, क्योंकि
अलीगढ़ आंदोलन दक्षिण भारत में नहीं बल्कि अलीगढ़ में हुआ था। ई कंटेंट डेवलपमेंट टीम का आभार एवं धन्यवाद। और प्रिय विद्यार्थियों, आपने इस मॉड्यूल को ध्यान पूर्वक सुना। आपका मैं धन्यवाद करती हूँ।